नमस्कार दोस्तों, मैं खेम कुमार शर्मा फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि आप लगातार मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ नाउन। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को पहचानना और उसे यूज़ करना बहुत स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कभी कभी वो इसे समझ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ मैं उसे काफ़ी एक्सप्लेन करके बहुत ईजीली स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम बात करते हैं नाउन, फंक्शंस ऑफ नाउन की। तो इसमें फंक्शंस ऑफ जो नाउन है, इसे आप ये समझिए कि नाउन जो है वो कैसे कैसे क्रिया करता है, कार्य करता है। फंक्शन का मतलब होता है क्रिया प्रणाली, कार्य करने का तरीका। तो नाउन जो है वो कैसे काम करता है हमारे सेंटेंस में, तो इसको लेकर के हम बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। एज अ सब्जेक्ट मतलब जब भी आप कोई वाक्य की शुरुआत करेंगे तो नाउन जो है वो आपके फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, जहां आप सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया एसवीओ का, तो सब्जेक्ट, हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो इस सेंटेंस में जहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए वहाँ अगर नाउन आता है तो इसे हम सब एज अ सब्जेक्ट कहते हैं, नाउन एज अ सब्जेक्ट। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा विष्णु wrote a poem। विष्णु wrote a poem। तो इसमें विष्णु जो है वो एक व्यक्ति है, और विष्णु को हम पढ़ चुके हैं। वैसे भी ये नाउन है, एक नाम है। तो ये नाउन हो गया आपका। यहाँ हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है, पास्ट टेंस है। फिर हमने आगे यूज किया पोएम। तो ये पोएम जो है ये भी नाउन है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट के रूप में इसे यूज कर रहे हैं। तो आपका ये जो नाउन है वो यहाँ एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। फिर मैंने लिखा है सेकंड नंबर एज एन ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन होगा तो ये सेकंड पोजीशन बनेगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हम वर्ब के बाद किसी नाउन को यूज करते हैं और वो जो नाउन है वो क्रिया पर अपना प्रभाव डालता है, क्रिया का प्रभाव इस नाउन पर पड़ता है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो अपना फंक्शन है उसको लेकर के काम करते हैं, बात कर रहे हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट। नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को आप ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो कॉम्प्लीमेंट को ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर होता है। इसको मैं अभी थोड़ा समझाता हूँ। पहले ये कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं, फिर इसमें डिफरेंस देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। कॉम्प्लीमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर आपका रहेगा वो ये रहता है कि सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, मैंने यहाँ एलपी लिखा है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसके बाद जो आपका नाउन हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने ये लिखा एग्जाम्पल, कृतिका इज अ स्टूडेंट। तो आप यहाँ थोड़ा समझना इसको अच्छी तरह से कि ये अ स्टूडेंट जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। कृतिका जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ कृतिका ही स्टूडेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमने पहले वाला सेंटेंस लिया था, उसको आप थोड़ा समझना। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि विष्णु रॉट अ पोएम। तो विष्णु पोएम नहीं है, विष्णु ने एक
एक्शन किया और एक पोएम लिखा गया, उसने राइटिंग किया और पोएम लिखा गया, तो राइटिंग का इफेक्ट पोएम पर पड़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट ही वो है जो कॉम्प्लीमेंट में बताया है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कृतिका ही स्टूडेंट है, तो ये सब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज है। राजेश इज अ डॉक्टर, राजेश एक डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर कौन है, डॉक्टर राजेश है, तो राजेश ही डॉक्टर है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से अलग होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप जब भी वीडियोस देखें तो प्लीज़ आप नोटबुक लेकर के बैठें, नोट्स बना लें, उसको समझने की कोशिश करें, और मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके वापस पूछ लें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व मैं यहीं कर दूंगा अगली वीडियो में, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी एक नाउन है, एडजेक्टिव भी हो सकता है ये, लेकिन यहाँ अभी एक बार हम नाउन को लेकर के चल रहे हैं, तो ये नाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ यूज हुआ है। इसके बाद हम नंबर 4 की बात करते हैं, पजेसिव नाउन की। नेक्स्ट हम नंबर 4 को समझते हैं, पजेसिंग द नाउन। पजेसिंग का मतलब होता है किसी चीज पर किसी का अधिकार होना या संबंधवाचक होना। इस पजेसिव को हम अच्छी तरह से और क्लियर कर लेंगे जब हमारा प्रोनाउन का टॉपिक आएगा, फिर भी आप थोड़ा इसे समझ लें, एक्सप्लेन मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि किसी चीज़ के पजस में होना, पजस मतलब अधिकार में होना, उसके संबंध में होना। तो अगर जब हम पजेसिव की बात करते हैं तो दो नाउन आपस में संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, और इसमें हम अपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं। अपोस्ट्रोफ को आप यह समझ लीजिए कि एक खड़ी पाई के रूप में होता है, खड़े पर कोमा के रूप में होता है, इसे अपोस्ट्रोफ कहते हैं। ये संबंधवाचक कोमा होता है जो दो नाउन को आपस में जोड़ देगा। मैं इसे और क्लियर कर दूंगा, आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध होना, तो यहाँ हम इसी की बात कर रहे हैं, मोहन और बुक। मोहन और बुक की हमने बात की, तो मोहन्स बुक कहा मैंने। मोहन्स बुक मतलब मोहन की किताब, तो अपोस्ट्रोफ का मतलब हो गया की, संबंधवाचक। तो इस नाउन में आपको ये ध्यान रखना है कि पजेसिंग द नाउन, पजेसिंग मतलब दो नाउन का आपस में संबंध होना और एक नाउन दूसरे नाउन से संबंधित होना। इसमें स्ट्रक्चर आपका उन दोनों का हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। पहले में हमने ऑब्जेक्ट लिया है, आई रिटर्न्ड मोहन्स बुक, मैंने मोहन की किताब लौटा दी, मोहन्स बुक। तो मोहन की किताब यहाँ संबंधवाचक है, यहाँ आपको समझना कि दोनों नाउन है और यहाँ एक दूसरे से संबंधित है, पजस करता है। मोहन का अधिकार है इस किताब पर, तो मोहन की किताब है तो उसमें संबंध है, तो यहाँ हम उसे पजेसिंग द नाउन में रखेंगे। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल लिया है, दिस इज अ बॉयज हॉस्टल, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट वाला है। बॉयज और हॉस्टल दोनों नाउन हैं, दोनों को ऐड किया गया है, कंपाउंड नाउन बनाया गया है, और यहाँ पजेसिव केस का यूज किया गया है, पजेसिंग द नाउन का यूज किया गया है। तो यहाँ आप अच्छी तरह से समझ लें कि जब दो नाउन का आपस में संबंध करवाया जा रहा है, उन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है, एक का दूसरे पर अधिकार है, एक दूसरे से संबंधित है, तो वो पजेसिव केस में बनता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 की, केस इन अपोजिशन। नंबर 5 केस इन अपोजिशन को देख लीजिए। केस इन अपोजिशन ये एडजेक्टिव्स होते हैं। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी जितने भी टर्म्स हैं वो सभी क्लियर करवाऊंगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी। तो आप बने रहिए मेरे साथ,
यहाँ आपको ये थोड़ा सा समझ लेना है, ध्यान में रखना कि ये एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब एक प्रकार के विशेषण हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें एडजेक्टिव फ्रेज भी कहा जाता है। फ्रेज को हम पहले समझ चुके हैं कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह जो यहाँ इस मामले में एक विशेषण का काम करेगा, इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और ये एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ एक नाउन के रूप में होगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये केस इन अपोजिशन बनेगा, इसे नाउन इन अपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज अ फेमस सिटी। जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, द कैपिटल ऑफ राजस्थान ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इस जयपुर के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इज अ फेमस सिटी, जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ द कैपिटल ऑफ राजस्थान नाउन इन अपोजिशन केस में है। दूसरा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर खेम शर्मा, मतलब मैं, मिस्टर खेम शर्मा योर फेवरेट टीचर, गलत नहीं लिखा मैंने आपको, आप सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक आ रहे हैं आपके, बहुत सब्सक्राइब किए हैं आपने मुझे। मिस्टर खेम शर्मा योर फेवरेट टीचर गिव्स यू ऑनलाइन क्लासेस। तो इसमें योर फेवरेट टीचर एडजेक्टिव है मिस्टर शर्मा के लिए। तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। नहीं आए समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक विशेष वीडियो बना दूंगा आपके लिए। नंबर 6 की हम बात करते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को आप समझ सकते हैं कि जो वोकेटिव केस है वो संबोधन के रूप में यूज होता है। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं, रामविलास कम्स हियर। ये सेंटेंस में थोड़ा अच्छी तरह से देखिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि नीचे वाला सेंटेंस भी सिमिलर ही है, थोड़ा सा ही उसमें चेंज है। आपको उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ कैसे वो हो रहा है। रामविलास यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, रामविलास कम्स हियर, कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में, आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। रामविलास कम्स हियर, इसमें आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। यहाँ नीचे संबोधन दिया गया है, जैसे मैंने किसी को पुकारा रामविलास, फिर मैं रुक गया और फिर मैंने कहा कम हियर, मतलब उसे मैंने एक आदेश दिया है, एक ऑर्डर दिया है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें रामविलास जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ उसे एड्रेस किया गया है, उसे सिर्फ एक संबोधन दिया गया है। इसमें आपका जो ये हेल्पिंग आपका जो मेन वर्ब है उस पर इस सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ कम हियर लिखा है, मैंने कम्स हियर नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ अगर आप कम्स हियर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आपने एड्रेस किया है, रामविलास कम हियर, उसे यहाँ आने के लिए कहा है आपने कि रामविलास यहाँ आओ। तो इस सेंटेंस में रामविलास कम्स हियर, रामविलास यहाँ आता है, टेंस के अनुसार है, इसमें कमांड दी गई है, रामविलास संबोधन दिया गया है, कम हियर मेरे पास आओ। तो इस मामले में सेकंड वाले में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वोकेटिव केस है, इस नाउन को हमने वोकेटिव केस पे यूज किया है, मतलब हमने उसे संबोधन में दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर आप जरूर कमेंट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है नाउन के फंक्शंस को समझना, कैसे नाउन काम करता है। मैं अपना पुराना डायलॉग आपको फिर से सुना देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ, सबको हंसी आ जाएगी। इसको समझ डाला लाइफ झंडा डाला। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।